नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षा शास्त्र के सिलेबस के ऊपर। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं एमए में एडमिशन लिए हुए हैं वो भी शिक्षा शास्त्र से। अगर आपका सब्जेक्ट शिक्षा शास्त्र है और आपने एमए में एडमिशन ले रखा है तो आपके मन में कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर उठता होगा कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, कैसे चीज़ों को हमें पढ़ना होता है, सिलेबस क्या होगा, कहाँ का होगा। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपकी क्लियर करने वाला हूँ। जितने भी बालक हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट है, तो पेपर नंबर 1 का सिलेबस आज इस वीडियो के अंतर्गत एकदम हिंदी में, पूरा का पूरा हिंदी में एकदम क्लियर करवाएंगे। जो कि यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। सिलेबस है किसके लिए? फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्रामिंग के लिए है। मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी आप करने वाले हैं, एमए करने वाले हैं, पीजी के अंतर्गत एमए, एमएससी, एमकॉम, जितने पोस्ट ग्रेजुएशन की चीज़ होती है वो सारी चीज़ आती है। तो हालांकि एजुकेशन से एमए ही किया जाता है, तो एमए एजुकेशन का जो है सिलेबस यहाँ पर आपको दिया जाएगा। किसके? तो देखिए, CBCS मतलब चॉइस बोर्ड क्रेडिट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है ये आपको सिलेबस प्रोवाइड करवाया जा रहा है। मतलब जो आपकी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, या बहुत लोग उसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, जो कुछ भी आप कहना चाहें, उसके अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस बताया जाएगा। हालांकि ये जो आपका सिलेबस है ये आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, ठीक है, कपिल वस्तु का है। किसका है? सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु का है, सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश। ठीक है, पिन कोड है 272202। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि भैया आप एक काम कीजिए, गुरुजी आप एक काम कीजिए, आप एजुकेशन का सिलेबस हमें प्रोवाइड करवा दीजिए, वो भी किस यूनिवर्सिटी का? सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का, पेपर नंबर 1 का। तो आपको भी जिस भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए, आपको बस क्या करना है? सब्जेक्ट का नाम, कॉमा लगा के यूनिवर्सिटी का नाम और कॉमा लगा के सिलेबस लिख करके छोड़ देना है। आपको उस सब्जेक्ट का सिलेबस प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, बिल्कुल मुफ्त में और हिंदी में। हालांकि आपने देखा होगा कि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, लगभग यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, अपना सिलेबस इंग्लिश में प्रोवाइड करवाती हैं। जैसे कि ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया उसके सिलेबस है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो ये टोटल का टोटल पूरा का पूरा किस में दिया गया है? अंग्रेजी में दिया गया है। बट इसका हमने हिंदी रूपांतरण किया है, बैठ के कुछ समय लगा है, उसको पीडीएफ बना के तैयार किया है और मैं अब उसको आपके सामने रखने वाला हूँ। ठीक है, हालांकि पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, कोई भी सिलेबस तैयार करने से पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। जैसे कि पेपर का कोड क्या होगा, ठीक है, पेपर का टाइटल क्या होगा, उसके बाद टोटल क्रेडिट्स कितने होंगे और टोटल मार्क्स कितने होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अभी ये देखिए माइनर वालों के लिए माइनर पेपर है और यहाँ पर नीचे चलेंगे तो आपका मेजर आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है? एमए एजुकेशन फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, एमए एजुकेशन फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा जो है स्ट्रक्चर आपके सामने दिया गया है। जैसा कि पहला पेपर है, पहले पेपर का कोड क्या है? MEDC 401। ठीक है, ये आपके किसके? पेपर नंबर 1 का कोड है। इसका नाम है फिलोसफिकल फाउंडेशनल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ये आपके पेपर नंबर 1 का नाम है। 4 क्रेडिट यहाँ पर मिलने वाले हैं, 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक उसी प्रकार से पेपर नंबर 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन रिसर्च। ठीक है, पेपर नंबर 3 एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद फिर आपका पेपर नंबर 4 दिया गया है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद पेपर नंबर 5 दिया गया है, प्रैक्टिकल, और छठा आपका दिया गया है रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब टोटल आपको केवल 4 ही पेपर के क्या होने करने होते हैं? एग्जामिनेशन देने होते हैं। बाकी जो 2 पेपर आपका होता है वो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें से एक प्रैक्टिकल करवा देंगे और एक कोई रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे देंगे, फाइल्स वगैरह, जैसे कि हो सकता है सिनॉप्सिस बनवा लें या थीसिस बनवा लें, जो कुछ भी उनके मन में आएगा। मतलब मन में नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, वो अपने वहाँ पे दिया होता है, सिलेबस में दिखाएंगे आपको, तो वो सारी आप वहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके सेकेंड सेमेस्टर का पूरा देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है, थर्ड सेमेस्टर का पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में देखिए यहाँ पे 2 पेपर तो आपके जो कंपलसरी हैं वो कंपलसरी हैं, साथ ही साथ 2 यहाँ पर आपके क्या दे दिए गए हैं? ऑप्शनल पेपर दे दिए गए हैं। देखिए इन दोनों में से किसी एक को आपको चूज़ करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से, और यहाँ पे देखिए इन दोनों में से किसी एक को आपको चूज़ करना होगा, चाहे ये चाहे ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो आप चूज़ करना चाहें कर भी सकते हैं। ऐसे ही पेपर नंबर 3 का, सॉरी, सेमेस्टर नंबर 4 का दिया गया है। फिर सेमेस्टर चार ही सेमेस्टर होते हैं, चारों का स्ट्रक्चर दिया गया है। अब नीचे जब आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है,
देखिए यहाँ पर सेमेस्टर वाइज सब कुछ बताया गया है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, हालांकि इनका कोई मतलब नहीं होता है। चलिए आगे चलते रहते हैं। अभी हम लोग चलेंगे, ये सब पढ़ सकते हैं तृतीय सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। चतुर्थ सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करना है, सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो रहा है एमए एजुकेशन फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 1 फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, ये आपके पेपर नंबर 1 का नाम है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, मतलब कि इस पेपर का उद्देश्य क्या रखा गया है। टोटल यहाँ पे 4 उद्देश्य रखे गए हैं, चारों बताए गए हैं। और आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी रहती हैं कोर्स ऑफ स्टडी, जैसे कि यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर सेकेंड में क्या पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी रहती। बट हमने आपको प्रॉमिस किया है कि ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल हिंदी में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो चलिए मैं हिंदी में बात करता हूँ, ठीक है। ये इंग्लिश का सिलेबस है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहे तो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये पेपर नंबर 2 का दिया गया है। हालांकि हमने पेपर नंबर 1 को तैयार किया है, बाद में आपको पेपर नंबर 2 का भी जो है वीडियो बनाया जाएगा आपके लिए। बट उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, बताना होगा कि सर जी पेपर नंबर 2 बना दीजिए। अगर पेपर नंबर 1 का अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला तो पेपर नंबर 2 का भी सिलेबस हम बना देंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। चलिए ये खुद के द्वारा टाइप किया गया जो है पीडीएफ है। हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें आपको गलत टाइप मिस्टेक हो गई होंगी, या हो सकता है गलत टाइप हो गया हो, मैं आपको बताता चलूँगा अगर एक आध चीज़ें गलत हो जाती हैं। बट सारा का सारा सिलेबस उसी का एकदम हिंदी रूपांतरण है, कुछ भी बाहर से शामिल नहीं किया गया। जो भी आपने इंग्लिश में देखा है वही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको हिंदी में दिखाई गई हैं। जैसे यहाँ पे एमए शिक्षा शास्त्र फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। पेपर नंबर 1 का नाम है शिक्षा के दार्शनिक आधार, टोटल हिंदी में बात करेंगे। फिर बता रहे हैं अनुमत समय 3 घंटे, मतलब मैक्सिमम आपको कितने समय दिए, कितने घंटे के दिए जाएंगे, 3 घंटे का समय टोटल दिया जाएगा। और अधिकतम अंक आपके कितने होने वाले हैं, 100 नंबर, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 नंबर प्राप्त होंगे, उससे ज़्यादा नंबर आपको नहीं दिए जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे, वही चीज़ यहाँ पर हिंदी में आपको उद्देश्य करके दिया गया है। उद्देश्य क्या क्या रखे गए हैं, जैसे ये जो पेपर नंबर 1 का सिलेबस तैयार किया गया है, इसका कुछ तो उद्देश्य रखा गया होगा कि इस सिलेबस को पढ़ने से ये चीज़ें मिल सकती हैं, ये चीज़ें समझ में आ सकती हैं। तो पहले हम उन उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य, पहला उद्देश्य ये कहता है कि विद्यार्थियों को दर्शन शास्त्र और शिक्षा के बीच गहरे संबंध, अंतर संबंध को समझना। मतलब जो विद्यार्थी पढ़ रहा है वो ये जान सके कि शिक्षा और दर्शन शास्त्र के बीच में कितने गहरे संबंध हैं, कितने गहरे अंतर संबंध हैं, कैसे संबंध हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में वो परिचित हो सके। ये पहला उद्देश्य रखा गया है। दूसरा उद्देश्य रखा गया है कि विद्यार्थियों को शैक्षिक परिस्थितियों में निहित विभिन्न विचारों और गतिविधियों का दर्शन करने में सक्षम बनाना। मतलब कह रहे हैं जो शैक्षिक परिस्थितियाँ आती हैं, चाहे ऊंची परिस्थिति हो, निची परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो सकती है, उसमें निहित कई सारे विचार हैं, कई सारी गतिविधियां हैं, उनको वो देख सके, उनको वो जान सके, उनको जानने में सक्षम हो सके। ये इसका दूसरा उद्देश्य हो जाता है। तीसरा उद्देश्य बताते हैं छात्रों को आधुनिक दर्शन और उनके शैक्षिक निहितार्थों से परिचित कराना। मतलब जो छात्र हैं उनको जो आधुनिक दर्शन होता है और जो उनके शैक्षिक निहितार्थ होते हैं, इन दोनों चीज़ों से क्या करना है, उन विद्यार्थियों को परिचित कराना है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा उद्देश्य ये रखा गया है कि विद्यार्थियों को मूल्यों की अवधारणा और दर्शनों तथा बच्चों में उनके समावेश को स्पष्ट करना। मतलब बोल रहे हैं जो विद्यार्थियों में मूल्यों की अवधारणा है उनको समझाना, ठीक है, उनको स्पष्ट करना, विद्यार्थी ये चीज़ समझ सकें मूल्यों की अवधारणा क्या होती है। साथ ही साथ दर्शन और जो बच्चे होते हैं उनमें समावेश, दर्शन और उनमें समावेश जो मूल्य हैं उनको भी अच्छे से समझ सकें। ये आपका चौथा उद्देश्य हो जाता है, ठीक है। आई होप उद्देश्य आपका क्लियर हो गया होगा। उद्देश्य इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, बट अगर सिलेबस पढ़ रहे हो तो एक बार जान लो कि किस उद्देश्य से सिलेबस तैयार किया गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि हमें पढ़ना क्या है। तो इसमें इकाई नंबर 1 आ जाता है। इकाई नंबर 1 के अंतर्गत आपको पहली चीज़ क्या पढ़नी होती है, पहला चीज़ पढ़ना होता है शिक्षा और दर्शन के बीच में संबंध। कैसे संबंध है, जैसे कि कहा गया है कि शिक्षा और दर्शन दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। शिक्षा के बगैर दर्शन अधूरा है, दर्शन के बगैर शिक्षा अधूरी है, ठीक है। ऐसे ही आपको जैसे कि एक तरीके से शिक्षा को जो है क्या माना गया है, शरीर माना गया है, और दर्शन को आत्मा माना गया है। आत्मा अपने आप कुछ कर नहीं सकती,
बिना शरीर के, और शरीर जो है बिना आत्मा के कुछ नहीं कर सकती है। ठीक इसी प्रकार से कई सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो शिक्षा और दर्शन के बीच का जो संबंध है वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा इकाई नंबर 1 के अंतर्गत। इकाई नंबर 1 के अंतर्गत जो दूसरी चीज आपको समझ में आने वाली है वो आपको समझ में आने वाली है शैक्षिक दर्शन के स्कूल। शैक्षिक दर्शन के स्कूल कौन कौन से स्कूल हैं? पहला स्कूल आपका आता है आदर्शवाद, दूसरा आपका आता है व्यवहारिकतावाद, तीसरा आपका आता है प्रकृतिवाद और चौथा आपका आता है अस्तित्ववाद। ये आपको 4 प्रकार के दर्शन इसके अंतर्गत पढ़ने होते हैं इकाई नंबर 1 के अंतर्गत। ठीक है, 4 प्रकार के। लेकिन ये सारे जो आपके स्कूल्स हैं वो किसके अकॉर्डिंग पढ़े जाएंगे? शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए। ऐसा नहीं कि अस्तित्ववाद आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, पूरा नहीं। शिक्षा से संबंधित जितने भी विचार अस्तित्ववाद में हैं, जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं वही वही आपको पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, तीसरे में आपको फांसीवाद पढ़ना होता है, साम्यवाद और लोकतंत्र। ठीक है, क्या? फांसीवाद, साम्यवाद और लोकतंत्र, इनके जो शैक्षिक निहितार्थ हैं इनके बारे में आपको संक्षिप्त में पढ़ना होता है, इनका संक्षिप्त परिचय आपको जानना होता है। ठीक है, जैसे कि फांसीवाद का शैक्षिक निहितार्थ क्या है, साम्यवाद का शैक्षिक निहितार्थ क्या है, लोकतंत्र का शैक्षिक निहितार्थ क्या है, इनके बारे में आप जान पाएं, उनसे परिचित हो सकें। ठीक है, ये आपके यूनिट नंबर 1 का सिलेबस रहा है। ऐसे ही अगर हम यूनिट नंबर 2 के बारे में बात करें तो यूनिट नंबर 2 में आपको क्या क्या पढ़ना होता है भैया? तो यूनिट नंबर 2 में जो पहली चीज़ आपको पढ़नी होती है वो होता है शैक्षिक उद्देश्य और उनका महत्व। शैक्षिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, मतलब शैक्षिक उद्देश्य क्या रखे गए हैं और उनका महत्व क्या है। अगर हमने शैक्षिक उद्देश्य रखे हैं तो कोई ना कोई तो उनका महत्व होगा, तभी तो उनके शैक्षिक उद्देश्य तैयार किए गए हैं, तो उनको पढ़ना होगा। और शैक्षिक उद्देश्य में क्या बोल रहे हैं? शिक्षा के निकटतम उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे, कि मतलब आसपास का थोड़ा बहुत निकटतम, जैसे कहा नहीं जाता है कि आसपास का बता दो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत बता दो तो थोड़ा बहुत हो जाएगा। शिक्षा के अंतिम उद्देश्य के बारे में भी पढ़ेंगे कि शिक्षा का लास्ट उद्देश्य क्या है। शिक्षा को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, शिक्षा अगर हम कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वो उसका उद्देश्य क्या है, आखिरी उद्देश्य क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, हर एक का अलग अलग एंडिंग पॉइंट होगा। ठीक है, जैसे कि एक सबसे इंपॉर्टेंट जो लगभग जगह पे देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है? मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, ये हो जाता है। तो ऐसे आखिरी उद्देश्य के बारे में जानेंगे। यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत जो दूसरा चीज पढ़ना होता है शिक्षा में स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता और अधिकार, शिक्षा में स्वतंत्रता और अधिकार दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। साथ ही साथ नैतिक सिद्धांत और पाठ्यक्रम के बारे में भी आपको पढ़ना होता है। जो नैतिक सिद्धांत हैं शिक्षा के, उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो पाठ्यक्रम कैसे तैयार करना है, क्या क्या चीज़ें पाठ्यक्रम में हमें ध्यान रखनी होती हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर जो आपका चीज यूनिट नंबर दूसरे के अंतर्गत जो तीसरी चीज आपको पढ़नी होती है वो होती है धार्मिक शिक्षा के बारे में। धार्मिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ धर्मनिरपेक्षता के बारे में भी पढ़ेंगे, मानवतावादी धार्मिक शिक्षा के बारे में भी पढ़ेंगे, और धर्मनिरपेक्षता राज्य जो होता है उसमें धार्मिक शिक्षा कैसे दी जाती है, कैसे क्या होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं कि धार्मिक शिक्षा क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, मानवतावादी धार्मिक शिक्षा क्या है, धर्मनिरपेक्षता राज्य में शिक्षा, धार्मिक शिक्षा कैसी देनी है, क्या होता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे एक एक चीज़ के बारे में डिटेल से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए जो यूनिट नंबर 3 आपका आता है उसमें हमें क्या पढ़ना होता है? उसमें पहला तो जो आपका होता है मूल्य। मूल्य में क्या क्या पढ़ना होता है? मूल्य का अर्थ पढ़ना होता है, मूल्य की परिभाषा पढ़नी होती है, मूल्य के प्रकार पढ़ने होते हैं। मूल्य के प्रकार में 2 चीज़ें आती हैं, एक आंतरिक आता है और दूसरा साधन आता है। ये दोनों ही क्या होते हैं? मूल्य के प्रकार होते हैं, इनके बारे में पढ़ना होता है। और मूल्यों का पदानुक्रम, इसके बारे में हमें क्या करना होता है? पढ़ना होता है। तो यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत जो ये तीसरी चीज, पहली चीज पढ़नी होती है, यही पढ़नी होती है। यूनिट नंबर जो 3 है उसके अंदर जो दूसरी चीज आपको पढ़नी होगी वो पढ़नी होगी मूल्य आधारित शिक्षा का विचार और इनकी विधि, उसकी विधियां। ठीक है, क्या बताने हैं? मूल्य आधारित जो मूल्य पर आधारित जो शिक्षा है उसका क्या विचार होता है और उसकी क्या विधियां होती हैं, इन दोनों के ऊपर विचार और उनकी विधियों के ऊपर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। मूल्य आधारित शिक्षा में कठिनाइयां और समस्याएं, जो मूल्य आधारित शिक्षाएं दी जाती हैं या ग्रहण करवाई जाती हैं उसमें कौन कौन सी कठिनाइयां देखने को मिलती हैं और कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं, इन दोनों के ऊपर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा।
अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में। तो यूनिट नंबर 4 में पहली चीज़ जो आपको पढ़नी होती है, वो क्या पढ़नी होती है? विचारधारा का विचार। विचारधारा का क्या विचार होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ जो आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है शिक्षा में शैक्षिक स्वतंत्रता का विचार। शिक्षा में जो शैक्षिक स्वतंत्रता होती है, इसके विचार के बारे में भी हम पढ़ेंगे, एक-एक चीज़ के बारे में डिटेल से, ठीक है? डिटेल में पढ़ेंगे एक-एक चीज़ को। ऐसे ही दूसरा नंबर जो चीज़ पढ़ना होता है, यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत, वो होता है शिक्षक की व्यावसायिक नैतिकता और उनका अनुप्रयोग। मतलब जो शिक्षक होते हैं, कुछ लोगों की जो नैतिकता होती है वो कैसी हो जाती है? व्यावसायिक हो जाती है। मतलब वो अपने कार्य को कार्य नहीं समझते हैं, बस उसको क्या उसको एक बिजनेस समझने लगते हैं और उसी हिसाब से कार्य करने लगते हैं और उनका अनुप्रयोग करने लगते हैं। उसके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना रहता है। यूनिट नंबर 4 भी आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार से देखें तो आपका सिलेबस पेपर नंबर 1 खत्म होता है, ठीक है? लगभग 1 नंबर पेपर का जो है पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कहने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। ध्यान रखिएगा, अगर आपको पेपर नंबर 2 का सिलेबस चाहिए तो कमेंट में आपको पेपर नंबर 2 ज़रूर लिखना होगा। अगर नहीं लिखते हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है? बाकी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।